हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू, JR1 एनेस्थीसिया IMS BHU। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि यहाँ की रेसिडेंसी, BHU की रेसिडेंसी कैसी है अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए मैं ऑलरेडी कुछ-कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ। BHU में रेसिडेंसी कैसी है, डर्मा की, ऑप्थैल की और साइकी की। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यहीं कहीं आई बटन पे मिल जाएगी। और ऑब्वियसली एनेस्थीसिया यहाँ की कैसी है रेसिडेंसी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरा रैंक कितना था। तो लास्ट ईयर नीट पीजी 2023 में मेरा रैंक था 16,500 के समथिंग। मैंने ओबीसी की कैटेगरी से यहाँ बीएचयू से एनेस्थीसिया की सीट चूज़ की थी और मुझे थर्ड राउंड की ऑल इंडिया काउंसलिंग में यहाँ की सीट अलॉट हुई थी। उसका भी वीडियो आपको कहीं आई बटन पे मिल जाएगा अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत ही कॉमनली आ सकता है कि अगर हम भी ओबीसी कैटेगरी के हैं और हमारा भी रैंक 16,500 के समथिंग आया है उसके अराउंड, तो क्या हमको भी बीएचयू से एनेस्थीसिया की सीट मिल सकती है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हर साल काउंसलिंग का ट्रेंड चेंज होता रहता है। दूसरी चीज़ है कि बीएचयू में जो इंटरनल और एक्सटर्नल कोटा है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे? बीएचयू में पीजी की जितनी भी सीट्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 50% इंटरनल कोटा के लिए, 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनेस्थीसिया की 31 सीट्स हैं तो 15 या 16 सीट्स इंटरनल कोटा के लिए जिन्होंने यहीं से एमबीबीएस किया है उनके लिए रिजर्व्ड रहेगा और 50% सीट्स ऑल इंडिया के लिए रहता है। अब लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ 2023 में कि इंटरनल कोटा से सिर्फ एक ही सीट अलॉट हुई थी, यानी कि एक ही रेसिडेंट ने यहाँ से एनेस्थीसिया चूज़ किया था। तो बाकी की बची सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में कन्वर्ट कर दी गई, जिसके कारण जो कट ऑफ था वो काफ़ी नीचे चला गया और इसी कारण आई थिंक मुझे 16,000 रैंक तक मुझे यहाँ से बीएचयू से एनेस्थीसिया मिल गया। आप चाहें तो इसे मेरा लक कह सकते हैं कि मुझे यहाँ से सीट मिल गई। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरनल वाले कितनी सीट उठा रहे हैं, कितनी सीट्स कन्वर्ट हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने एनेस्थीसिया क्यों चूज़ किया। तो इसको मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, यानी कि जब मैं एमबीबीएस में था तो एमबीबीएस के टाइम पे क्या था कि जितना एक्सपोजर था वो ऐसा था कि सिर्फ दूसरों को देख के या सुन के ही था। तो जो ओवरऑल जो लोग कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई इतने बड़े सर्जन हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो यूजुअली हम बड़े-बड़े सर्जन या फिर बड़े-बड़े डॉक्टर के बारे में ही सुनते हैं और फिर हमारा भी यही गोल होता है कि हम भी वैसे ही बड़े सर्जन बनेंगे, वैसे ही बड़े डॉक्टर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज़ में भी यही दिखाता है कि जो सर्जन होता है वही एक हीरोइक रोल प्ले करता है। कबीर सिंह मूवी वो ब्लडी सर्जन था। तो एमबीबीएस के टाइम तो गोल तो यही था कि हाँ, सर्जन बनना है। लेकिन फिर मेरा दिमाग तब घूमा जब फाइनल ईयर में ऑर्थोपेडिक्स की पोस्टिंग के टाइम पे हमारे कंसल्टेंट थे, उन्होंने हमको बताया कि अगर आप सर्जिकल और मेडिकल फील्ड को कंपेयर करते हैं तो सर्जिकल फील्ड में आपका जो लर्निंग कर्व होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड पहले से नहीं है, कोई स्टैब्लिश्ड कोई हॉस्पिटल वगैरह से कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, तो आपको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात उतनी सही नहीं लगे, लेकिन हमको ये बात थोड़ी सी सही लगी और उसके बाद फिर मैं और मेरे दोस्तों ने तो सर्जिकल ब्रांचेस को आँख उठाकर भी नहीं देखा और हमारा फोकस पूरा चेंज होके आ गया था नॉन सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ। तो एमबीबीएस के टाइम पे मैंने एनेस्थीसिया का कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एमबीबीएस के टाइम पे एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो था एनेस्थीसिया के लिए। ना हमारी कोई क्लिनिकल पोस्टिंग लगती थी एनेस्थीसिया में, ना ही फाइनल ईयर में हमारी कोई एनेस्थीसिया की क्लासेस हुई, क्योंकि कोविड आ गया था। और तीसरा, अगर एग्ज़ाम के लिए अगर हमको कुछ पढ़ना होता, सर्जरी के अंदर हम एनेस्थीसिया पढ़ते थे, उसमें कुछ 2-4 हमको पता थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने बस ऐसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो एनेस्थीसिया के लिए जो एक्सपोजर था बिल्कुल ज़ीरो था, इसलिए एमबीबीएस के टाइम पे तो कभी सोचा नहीं था कि एनेस्थीसिया मैं चूज़ करूँगा। फिर आया इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी ड्यूटी लगती गई। सबसे पहले मेडिसिन में ड्यूटी लगी, तो मेडिसिन में जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको काम करके देख के काफ़ी अच्छा लगता था और लगता था यहाँ यार जनरल मेडिसिन लेना चाहिए। और बहुत सारे टॉपर्स भी अच्छा रैंक लाने के बाद जनरल मेडिसिन पिक करते हैं, तो ये एक अच्छा लगा कि हाँ, ये ब्रांच लिया जा सकता है। और हालांकि काम इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हेक्टिक रहेगी रेसिडेंसी, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी ब्रांच थी। फिर मेरी ऑप्थेल्मोलॉजी में ड्यूटी लगी, तो वहाँ पर ऐसा था कि ठीक है, सर्जिकल ब्रांच था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, तो वो भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था उस टाइम पे। फिर एनेस्थीसिया में मेरी ड्यूटी लगी थी। एनेस्थीसिया में मैंने आईसीयू ड्यूटी करी थी। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं एनेस्थीसिया चूज़ करूँगा आगे जा कर के। और फिर मेरी अदर ब्रांचेस में भी ड्यूटी लगी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी में भी लगी, ऑर्थो में भी लगी। तो सर्जिकल ब्रांचेस को तो मैंने दूर से ही प्रणाम कर दिया था। और फिर गायनी में भी ड्यूटी लगी थी। गायनी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे
उस साल भी नीट पीजी काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो JR1 आए नहीं थे उस टाइम पर भी। तो इंटर्न्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, वार्ड वर्क करते थे, कंसल्टेंट्स को राउंड दिलाते थे और नॉर्मल डिलीवरी वगैरह कराते थे, तो उसमें मज़ा आ रहा था। तो वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर इंटर्नशिप में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी और नीट पीजी 2022 दिया था, उसमें मेरा रैंक अराउंड 34 या 32,000 के अराउंड आया था। तो उसके हिसाब से मुझे स्टेट में ही, अपने स्टेट छत्तीसगढ़ में मुझे अंबिकापुर से शायद मॉपअप राउंड में मुझे एनेस्थीसिया मिल सकता था। हालाँकि फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ मेरे स्टेट में बॉन्ड भी था 2 साल का, मैं एमबीबीएस के बाद भी बॉन्ड करने वाला था, तो फिर एक रीज़न था। प्लस ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी-सी मेहनत करके नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके कोई अच्छी-सी ब्रांच चूज़ कर सकता हूँ करके, इसलिए मैंने उस टाइम पे एनेस्थीसिया चूज़ नहीं किया। फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैंने रूरल पोस्टिंग जॉइन किया, वहाँ पर ड्यूटी भी करते गया, प्रिपेयर भी करते गया और उसके बाद जब नीट पीजी 2023 हुआ तो मेरा 16,500 रैंक आया। अब ये जो रैंक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कौन सी ब्रांच चूज़ करेंगे, कौन सा कॉलेज चूज़ करेंगे। इससे पहले आपने जो भी सोचा था, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, सर्जरी, वो सब यहाँ से चेंज हो जाता है अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आता है तो। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो फिर आप फिर से 1 साल पढ़ाई करके फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी ड्रीम ब्रांच चूज़ करें, या फिर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्ट कर लें और एक आपके रैंक के हिसाब से जो आपको एक ठीक-ठाक ब्रांच मिल रही है, ठीक-ठाक कॉलेज से, वो चूज़ कर लें। मेरे साथ भी यही हुआ। एग्ज़ाम देने से पहले या रिज़ल्ट आने से पहले मैं भी रेडियो डर्मा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये काफ़ी चिल ब्रांचेस हैं, उतनी ज़्यादा हेक्टिक ब्रांचेस नहीं हैं। लेकिन जब रैंक आया तो मेरे पास भी 2 रास्ते थे। या तो फिर मैं फिर से 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छी ब्रांच चूज़ करूँ जैसे रेडियो डर्मा, लेकिन फिर मैंने बोला भाई इस जन्म में तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि तो पहला रीज़न ये भी था कि रूरल पोस्टिंग के टाइम पे पूरा डेडिकेट होके 24 आवर डेडिकेट करना पढ़ाई के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। दूसरी चीज़ हो रही थी कि हर साल नीट पीजी या नीट यूजी के एग्ज़ाम में भसड़ मच रही थी और इस साल तो उन्होंने हद ही कर दी। एग्ज़ाम के जस्ट पहले दिन एग्ज़ाम कैंसल किया, तो ये भी एक रीज़न था। प्लस एक शुरू से फिर से पुश करना, बहुत ज़्यादा साल भर मेहनत करना, मेरे को थोड़ा टफ लग रहा था। तो मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया और मैंने देखा कि मेरी रैंक पर मेरे को सबसे अच्छा कॉलेज कौन-सा मिल रहा है, सबसे अच्छा ब्रांच कौन-सा मिल रहा है, जो मुझे सूट करता है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे हेक्टिक ब्रांच नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ब्रांचेस को शॉर्टलिस्ट किया, तो उस हिसाब से रेडियो डर्मा तो मिल नहीं रहा था। फिर मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडी, ये सब थोड़े से हेक्टिक साइड वाले थे, तो इसलिए मैंने इनको चूज़ नहीं किया। लास्ट में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्थेल्मोलॉजी और एनेस्थीसिया। ऑप्थेल्मोलॉजी में ये एक एडवांटेज था कि आप उसमें ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट देख सकते हैं, आपका डायरेक्ट डॉक्टर टू पेशेंट जो इंटरेक्शन होता है वो आपको मिलेगा। साथ-साथ सर्जिकल फील्ड भी है और सर्जिकल मतलब एकदम बड़ा सर्जरी वाला नहीं है, छोटी-छोटी सर्जरीज़ होती रहती हैं, तो ये भी एक रहेगा उसमें। लेकिन फिर मैंने एनेस्थीसिया के लिए भी कुछ डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया कि एज़ अ करियर काफ़ी अच्छा है एनेस्थीसिया, और ये भी एक फैक्टर था कि अगर मैं एनेस्थीसिया चूज़ करता हूँ, तो मुझे एक बेटर कॉलेज मिलता एज़ कम्पेयर टू जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजी चूज़ करता। तो ये भी एक फैक्टर था जिसने मेरे को एनेस्थीसिया लेने की पुश किया। और साथ ही साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त अंकुश, उसका भी 18,000 के अराउंड रैंक आया था और वो भी सिमिलर ब्रांचेस चूज़ करा था। उसको भी एक ज़्यादा हेक्टिक ब्रांचेस नहीं चाहिए थी, तो उसका भी एनेस्थीसिया लेने का मन बन गया था। तो वो भी मुझे बीच-बीच में मैनिपुलेट कर रहा था कि भाई एनेस्थीसिया लेंगे, एनेस्थीसिया बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए फिर मैंने फाइनल डिसीजन बनाया कि भाई मैं एनेस्थीसिया लूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने आईएमएस बीएचयू क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले मैंने जब एनेस्थीसिया डिसाइड कर लिया तो मैंने देखा कि मेरे रैंक के हिसाब से अगर मैं एनेस्थीसिया चूज़ करता हूँ तो मुझे बेस्ट कॉलेज कौन-सा मिलेगा। उस हिसाब से मैंने देखा कि आईएमएस बीएचयू मुझे मिल सकता है करके। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरी कॉलेज सीनियर शारजा मैम एनेस्थीसिया में ही थी। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि यहाँ का एनेस्थीसिया कैसा है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ पर एनेस्थीसिया बहुत अच्छा है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, सारे प्रोसीजर्स मिलते हैं और बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे। चाहे आप ओटीज़ की बात करें, सारे टाइप के ओटीज़ में आपकी ड्यूटी लगती है। फिर आईसीयू में भी बहुत मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं, आईसीयू का भी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। उन्होंने मेरे को गाइड किया और साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स भी थे जिसके कारण मैं फिर वाराणसी आना चाहता था। इन सब कारण से फिर मैंने आईएमएस को चूज़ किया।
और फिर मैंने मध्य प्रदेश जहाँ पर 1 साल का बॉन्ड है, वहाँ पर के भी कुछ-कुछ कॉलेजेस के एनेस्थीसिया रेज़िडेंट से पूछा कि वहाँ पर की ड्यूटी कैसी है, कितनी हेक्टिक है, ये सब भी मैंने पूछा था। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनेस्थीसिया के रेज़िडेंसी की आईएमएस बीएचयू में। कहाँ-कहाँ ड्यूटीज़ लगती है, ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, कितना हेक्टिक है, जेआर-1 का क्या काम होता है, जेआर-2 का क्या काम होता है, जेआर-3 का क्या काम होता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स हम करते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।